गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपको आज हिस्ट्री का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। बिफोर इट यू हैव रीड टू लेसन ऑलरेडी, ओके ना। फर्स्ट लेसन आपका था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट लेसन, एंड सेकेंड द नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके। ये टू लेसन आप पढ़ चुके हो, ठीक है बेटा। ये दो लेसन आप पढ़ चुके हो। अब आपका ये तीसरा लेसन जो है ये मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण का युग, ठीक है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। अब देखिए, सबसे पहले जो था हमारा ये काम जो था, इंडस्ट्री वगैरह ये नहीं थे और लोग अपने हाथों से ही कुछ ना कुछ काम, अपना छोटा मोटा काम जिसको आप स्मॉल स्केल या कुटीर उद्योग कहिए, इस तरह से काम अपना ये करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज का विस्तार हुआ, ठीक है ना, उस तरह से लोगों ने फिर इसको समझना शुरू किया और ये आगे और बढ़ता गया। The industrialization is considered to be the backbone of the economic development. देखिए क्या है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा औद्योगिकरण क्या है, ये हमारी आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा जरिया है। समझ गए ना? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये हमारी आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा जरिया है, जिसको हम बैकबोन या रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर ऑफन बी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री। और इसको हम क्या करते हैं कि जिस तरह से हमारी फैक्ट्री का मतलब वो होता है, उन्नति जो होता है वो किसके जरिए होता है, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए फैक्ट्री का ये उन्नति होती है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको आते हैं, समझाते हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या है? औद्योगिक क्रांति से पहले। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले, मैंने पहले ये क्या था, आप इसको अच्छे से समझिए। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन started with the establishment of first factories, but this idea is somehow vague because even before factories began to appear in England and Europe, क्या है कि आपका जो है this factory of industrialization started with the establishment of first factory, माने सबसे पहली फैक्ट्री का स्थापित किया गया था। इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे पहले फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। लेकिन ये जो आइडिया है, कुछ माने लोग इसको और भी उस तरीके से देख रहे थे कि जो इसको फैक्ट्रीज को है, इसको हम किस बेस पे इसको स्थापित करें, क्या इसमें लागत लगेगी, क्या इसका जैसे मजदूर है और भी हमारे रॉ मटेरियल्स है, इन सब का आइडिया थोड़ा लोगों में उस समय ठीक से नहीं था। ये तो जैसे जैसे अब समय हो रहा लोग समझते जा रहे हैं। अब बिकॉज इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू अपीयर इन इंग्लैंड एंड यूरोप, सबसे पहले आपका इंग्लैंड और यूरोप में ये फैक्ट्रीज की स्थापना की गई, मैंने वहां से ही ये चला। और क्या हुआ कि there was large scale industrial production for the international market, यानी वहां पर जो इंग्लैंड और यूरोप में जो है काफी बड़े मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको काफी बड़े उसमें स्केल में जो है आपका प्रोडक्शन किया गया, किसका? औद्योगिकरण का। This was not dependent on factories. Many historians refer to this phase as the proto-industrialization. अब क्या है कि ये क्या बता रहे हैं? This was not dependent on factories. माने खाली
ये ऐसा नहीं है जो औद्योगिकरण खाली फैक्ट्री पे ही डिपेंड, इस पर ही निर्भर है, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि मैनी हिस्टोरियंस माने कई बहुत अधिकतर जो इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या किया, इसको रेफर किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रेफर किया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अब प्रोटो जो है ये एक न्यू वर्ड आया है। प्रोटो जो है आपका है, इसको हम क्या कहेंगे, जो काफी मतलब उस ढंग से, जैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरह से कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ढंग से इंडस्ट्री को अपने ढंग से उसको स्थापित करते हैं। माने वो सोचते हैं कि कितनी जगह में, कितने लोग में और किस तरह से इसमें लागत लगेगी, उसको अपने तरीके से उसको ये डील करते हैं। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स लेकर चलते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, सबसे पहले मैंने व्यापार, सांसारिक व्यापार का एक्सपेंशन, उसका फैलाव किस तरह से, ये मतलब सबसे पहले इसका विस्तार हुआ, कैसे ये वर्ल्ड ट्रेड में, संसार के व्यापार में ये किस तरह इसका विस्तार हुआ, ठीक है। देखिए, इन द 17th expansion of the world trade in the 17th and 18th century, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside. क्या है, 18 और 17 सेंचुरी में मर्चेंट्स, व्यापारी फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप, कहाँ से, यूरोप के कस्बे से, बिगेन मूविंग टू द कंट्री साइड, किस तरफ गए, गांव की तरफ गए, ठीक है। यहाँ से कहाँ गए, 17 और 18 सेंचुरी में जो बहुत सारे व्यापारी हैं वो गांव की तरफ गए, अपने शहर से वो किस तरफ गए, गांव की तरफ गए। सप्लाइंग मनी टू द पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, माने इन्होंने क्या किया कि पैसे जो हैं इन्होंने आर्टिसंस माने जो काश्तकार, छोटे छोटे कारीगर काश्तकार होते हैं, और पीजेंट्स माने छोटे किसान, जो आपको पहले भी मैंने पीजेंट्स के बारे में बताया था, जो फार्मर्स होते हैं, जो बड़े किसान होते हैं जिसकी अपनी जमीन होती है, ठीक है। और पीजेंट्स जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती, वो दूसरे के जमीन में काम करते हैं, छोटे किसान होते हैं, तो वो पीजेंट्स। तो इन्होंने क्या किया कि गांव में जाकर इन्होंने पीजेंट्स और आर्टिसंस को क्या दिया, पैसे दिए। परस्यूडिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, और उनसे ये वो क्या विनती किया, उनसे ये आग्रह किया, उनको ये बताया कि किस तरह से वो पैसे दे रहे हैं और इससे वो अधिक से अधिक ऐसा माल बनाए कि वो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, बाजार में उसका खेप हो सके। इस तरह से इन्होंने उसको बताया, मतलब बहुत अच्छे समझते थे बहुत, कि जाके गांव के लोग वैसे भी सीधे साधे होते हैं और इनको पता है बस इनको क्या चाहिए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए कि जिससे ये अपने परिवार को पाल सके, है ना। तो इस तरफ इन्होंने वहां जाके किया। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड के फैलाव से, विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड colonies in different parts of the world, the demand of goods began growing. अब देखिए, ये आपको पता है, कोई चीज अगर जिसका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है ना, उसके लिए क्या होता है, उसकी डिमांड बहुत होने लगती है। अब आप ऐसे ही देख लीजिए, मार्केट में जैसे कोई नई चीज आ गई हो तो कई लोग, कुछ लोग उसको पहले लेते हैं, लेने के बाद कहते हैं हाँ ये जो चीज है बहुत अच्छा है, ये काम अच्छा दे रहा है, तो उसको कहने के बाद फिर कोई दूसरा सुनता है, तीसरा, तो इस तरह से उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जब इनका क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय उसमें इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, इन उद्योगों का, ठीक है, जो औद्योगिकरण इन्होंने अपना उद्योगों का प्रोडक्ट किया, इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स, लेकिन मर्चेंट्स जो है, जो व्यापारी हैं, वो टाउन्स में इसको क्या करते थे कि फैला नहीं, ज्यादा मैंने इसका विस्तार नहीं कर पा रहे थे, जितना उनको सुयोग चाहिए, जितना उनको इसकी सुविधा चाहिए, ये टाउन्स में नहीं कर पा रहे थे।
This was because here turban crafts and trade guilds were powerful. अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे अर्बन क्राफ्ट्स जो आपके गांव के जो क्राफ्ट्स होता है, आपको पता है गांव के लोग टोकरी बनाना और पंखे बनाना और कई चीजें काम ऐसा जो इनके लिए बहुत ही सरल होता है और बहुत अच्छा होता है, तो इसको ये काफी अच्छे ढंग से करते हैं। तो ये काम वहाँ पर कर रहे थे, और बट दिस वाज बिकॉज यार अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। अतः अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स, अब देखिए गिल्ड्स एक न्यू वर्ड आया है, गिल्ड्स। ये गिल्ड्स क्या है, बहुत पावरफुल, और क्या होते हैं कि एन एसोसिएशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, दैट मेंटेन कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन। गिल्ड्स के बारे में मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। ये क्या होते हैं, एन एसोसिएशन ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान वर्कर्स होते हैं, कारीगर होते हैं, दैट मेंटेन कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, जिसका पूरे प्रोडक्शन पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, माने पूरा उसका अधिकार उसमें होता है। रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस इन द ट्रेड ऑफ द प्रोडक्ट्स, और ये जो है होड़ में रहते हैं, माने इसके कंपटीशन में रहते हैं कि हमारा जो ये उद्योग है वो किससे बढ़कर हो, ज्यादा अच्छा हो, और पूरा प्राइस भी उसमें जो लागत वो लगा रहे हैं उसकी पूरी तरह से मतलब सुयोग, माने उसका पूरा वो हो जाए, माने जिस तरह से वो उसमें लागत लगा रहे हैं वो पूरा उसका सफल हो जाए, ये चाहते थे। ठीक है, तो इन लोग ने इस तरह ये पावरफुल होते थे। maintain control over aid. These were association of products that the trained craftspeople maintain control over the production, regulated competition and prices, and restricted the entry of the new people into the trade. अब देखिए, अब ये इतने क्योंकि ये कुछ लोगों को अपने वहाँ जिससे ये काम करवाते थे, वो उनको ये क्या करते थे, पहले ट्रेन करते थे बेटा, उनको ट्रेनिंग देते थे ताकि ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से और सही ढंग से हो। ठीक है, उसको ट्रेन करते थे, उन पर पूरा पैसा लगाते थे, उनके ऊपर पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए कोई नया आदमी जो है, कोई नया पर्सन इनके उस औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था, माने किसी न्यू को ये अलाउ नहीं करते थे कि वो वहां पर आए। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब है एंट्री पीपल इनटू द ट्रेड, रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स एंड मोनोपोली right to produce and trade in the specific products. It was therefore difficult for the new merchants to set up business in towns, so they turned to the countryside. अतः जब ऐसा होता है कि उनको वहाँ पर काम नहीं दिया जाता, नए लोगों को काम नहीं दिया जाता, तो आखिर तो उनको कुछ करना है, तो कुछ लोग जब यहाँ पर आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, किस तरफ चले जाते हैं, कंट्री साइड या गांव की तरफ। गांव की तरफ जाकर ये अपना विस्तार में फिर काम करते हैं और पूरे लगन से इस काम को अंजाम देते हैं। नाउ सेकंड है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, सेकंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब इसका देखिए, इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। अब क्या है, कंट्री साइड में गांव की तरफ जो गरीब काश्तकार जो होते हैं, कारीगर और छोटे किसान जो गरीब किसान होते हैं, ये क्या करते हैं, बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स, माने वो व्यापारियों के लिए अपना काम करते थे, क्योंकि उनको वो जाके पैसा देते थे, उनको ट्रेन करते थे, इसलिए वो वहां पर जाकर अपना काम करते थे। This was a time when open fields were despairing and common were being enclosed. अब कह रहे हैं, देखिए ये वो समय था जब कि कॉमन फील्ड्स मैंने पहले भी आपको क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, मतलब 9th में शायद आप पढ़े हो, कॉमन फील्ड जो खुला खेत होता है, बहुत बड़ा खुला खेत जो है, खुली फील्ड जो होती है बहुत बड़ा खुला, उसको कॉमन फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें कॉमन फील्ड्स वर बीइंग एनक्लोज्ड
cottagers and poor peasants who had earlier depended on the common lands for their survival. और जो cottagers माने जो कुटीर उद्योग के कारीगर रहते हैं और छोटे किसान रहते हैं, वो भी डिपेंडेंट किस में होते हैं, वो कॉमन लैंड्स में फॉर देयर सर्वाइवल। अब कॉमन लैंड्स जो होता है आपका, मैंने बताया काफी बड़ा होता है, एंड क्लोज मीन्स उसको थोड़ा सा पूरा खेत नहीं दिया जाता है, बारे बंदी किया जाता है। बारे बंदी माने जैसे थोड़ी सी जगह उनको मतलब बताता कि पूरे खेत का इतना भाग का इतना हिस्सा तुम्हारा है, इसमें तुम काम कर सकते हो, और इतना हिस्सा किसी दूसरे का है, वो दूसरा काम कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा खुला खेत होती है, उसमें बाराबंदी किया जाता है और उसमें अलग अलग किसान या काश्तकार जो होते हैं उनको काम दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो किसान और ये होते हैं तुम्हारे कॉमन लैंड फॉर देयर, अब ये कॉमन लैंड सी फॉर देयर सर्वाइवल, गैदरिंग देयर फायरवुड, berries, vegetables, hay and straw, had to now look for the alternative source of the income. अब इन्हीं में से इनके जो जीवन का अपना जीने का जो जरिया है, थोड़े बहुत घास होते हैं, सूखी लकड़ियां होती हैं और जो बहुत चारा होता है, ये सब चीज, फायरवुड माने जलाने की लकड़ियां होती हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां होती है, ये सब ये कॉमन लैंड से अपना जीवन के लिए इकट्ठा करते थे। ये इनके लिवलीहुड माने अपने जीवन के जो जीने का तरीका होता है, इतने से ही अपना गुजारा ये कर लेते थे। Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household. अब many had tiny plots, अब कई के पास बहुत छोटे खेत होते थे, बहुत छोटा प्लॉट होता था, तो इसमें ये संभव नहीं होता था। अक्सर आपने देखा होगा बेटा कि गांव में ऐसा होता है कि गांव के जितने परिवार के लोग होते हैं सब जाकर खेत में काम करते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक है ना। इनका ये बहुत अच्छा ये उद्देश्य रहता है कि ये खेत में जाते हैं और खेत में जाके अपने जो मालिक होते हैं यानी अपने जो मुखिया होते हैं उनके साथ मिलकर उसका सहयोग करते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन करने की चेष्टा करते हैं। ये एक गांव में बहुत अच्छा वो है। So when merchants came around and offered advance to produce goods for them, peasants' household eagerly agreed. अतः क्योंकि उनको छोटे से ही प्लॉट से थोड़ा बहुत गुजारा करना पड़ता था, अतः जब ये मर्चेंट्स वहाँ पर पहुँचे, व्यापारी वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने उनको पैसा ऑफर किया, एडवांस दिया कि आप ये काम करो, उसके लिए एडवांस पैसा दिया, तो ये इनको बहुत अच्छा लगा। वो बड़े जोश के साथ इसके लिए वो तैयार हो गए, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा है कि हम इस काम को करें, तो इसमें उनको ज्यादा फायदा समझ में आया, तो वो उसके लिए तैयार हो गए। अब देखिए द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अब जैसे देखिए धीरे धीरे अब औद्योगिकरण का विस्तार होता गया, अब किस तरह से ये काम को अंजाम दे, बस इनके सामने यही एक वो था कि इस काम को ये कैसे अंजाम दे, किस तरह से अपने इस औद्योगिकरण को और विस्तार में ले जाएं। अब इनको लगा कि कस्बे में तो ये काम हो नहीं सकता है शहरों में, क्योंकि एक तो शहरों में जगह कम होती है और लोग भी विभिन्न प्रकार के कामों में रहते हैं, तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और गांव के लोग चूंकि भोले भाले भी होते हैं और इनको बेचारे बहुत नीडी भी होते हैं और जगह भी होती है, इसलिए मर्चेंट्स वहां जाते हैं, जाकर अपने कारोबार को ज्यादा विस्तार में फैलाने की कोशिश करते हैं और वो लोग इसमें सहमत भी हो जाते हैं। अब आया फैक्ट्री का युग, ठीक है, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अब आपकी फैक्ट्री का, क्योंकि अब औद्योगिकरण हुआ तो अब इसके लिए तो आप इधर उधर काम कर नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चाहिए जहाँ पे आप जो है अपना उत्पादन क्षेत्र को बढ़ा सके। तो कमिंग अप द फैक्ट्री, ठीक है, द earliest factories in England came up
बाय द 1730s। अब देखिए, सबसे पहले जो फैक्ट्री इंग्लैंड में हुआ 1730वीं ईस्वी में, 1730 में इंग्लैंड में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की गई। बट इट वॉज ओनली इन द 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। क्या है, लेकिन क्या वॉज ओनली इन द 18th सेंचुरी, 17 उसमें इन्होंने शुरू किया, उसको सबसे पहले लागू किया, लेकिन 18th सेंचुरी तक जो है ये फैक्ट्रीज जो है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड, माने ये धीरे धीरे 18th सेंचुरी में बढ़ता चला गया। पहले भाई थोड़ा सा होगा, फिर और काम बढ़ेगा, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इनको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बढ़ता चला गया। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज कॉटन। अब देखिए, सबसे पहले जब फैक्ट्री इन्होंने फैक्ट्री का युग आया, सबसे पहले जब फैक्ट्री का युग आया तो इन्होंने सबसे पहले क्या शुरू किया, कॉटन। ठीक है, कॉटन का काम, कॉटन कपास रुई, उसका काम इन्होंने सबसे पहले शुरू किया। इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। अब ये कॉटन का व्यवसाय जब इन्होंने शुरू किया तो बूम्ड माने बहुत तेजी के साथ, है ना, बहुत तेजी के साथ इसका काम चालू हो गया, बहुत अच्छे से ये काम होने लगा, बहुत ही विस्तार में ये होना शुरू कर दिया। कब, लेट 19th सेंचुरी। इन 1760 ब्रिटेन वॉज importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry। अब देखिए, इतना ज्यादा मतलब इनका वो हो गया कि इन्होंने ब्रिटेन जो है किसको, कॉटन के लिए कितना देने लगे, 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन, जो कच्चा कपास आप जिसको बोलते हो, वो इन्होंने कॉटन इंडस्ट्री को दिया। समझिए, माने समझ लो इसके मतलब काम जो है कितनी तेजी से हो रहा, समझ गए, कितनी तेजी से काम हो रहा है कि अब जो है ब्रिटेन ने बाय इंपोर्ट बाय 1760 Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry। अपने कॉटन इंडस्ट्री के लिए ब्रिटेन ने 2.5 मिलियन रॉ कॉटन जो है उसको इंपोर्ट किया। मतलब इसके मतलब ही आप समझ रहे हो कि इसके मतलब कॉटन का व्यवसाय जो है कितनी तेजी के साथ बढ़ने लगा, इतनी तेजी के साथ उसका विस्तार होने लगा कि अब उनको इतना ज्यादा रॉ मटेरियल इसको देना माने दे पा रहे हैं, और उतना काम हो भी रहा है। ठीक है ना, लग के इस काम को हुआ। तो सबसे पहले जब फैक्ट्री का समय आया, फैक्ट्री हुआ, तो सबसे पहले किसका उत्पादन हुआ, कपास का। ठीक है ना, कपास का सबसे पहले उत्पादन हुआ और इस तरह से इस काम को अंजाम दिया जा गया। ठीक है बेटा, अब इसके आगे हम आपको फिर और अभी हम और बता रहे हैं। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था आपको। ठीक है, वो आपने पढ़ा। अब सेकंड उसमें आइए, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ठीक है, किस तरह से औद्योगिक क्रांति के बाद हमारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे प्रगति के ओर बढ़ता गया और कैसे फिर फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी, उसके बारे में अभी हम बता चुके। अब आइए सेकंड है इसी से रिलेटेड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकंड पॉइंट, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ठीक है, इसमें देखिए हैंड लेबर का, इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। ठीक है, यानी ब्रिटेन में जो मानव लेबर, जो कारीगर थे, उनकी कोई कमी नहीं थी। पुअर पिजेंट्स एंड वैग्रेंट्स मूव टू द सिटीज इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब्स। पुअर पिजेंट्स मैंने आपको बताया था, जो छोटे किसान जिनके पास अपने खेत नहीं होते हैं तो उनको कहते हैं पुअर पिजेंट्स। और वैग्रेंट्स माने बेकार लोग, जो बेरोजगार लोग। ठीक है, वैग्रेंट्स माने जो बेकार बेरोजगार लोग। तो छोटे किसान और जो
बेकार लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, ये सब मूव टू द सिटीज इन द लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब्स, है ना। ये किस तरफ जाने लगे? शहरों की तरफ। इनको काम के तलाश में, अपने काम के तलाश में ये ज्यादा से ज्यादा जो छोटे किसान और बेरोजगार छोटे बेकार लोग हैं, ये सब किस तरफ जाने लगे? अपना सिटी की तरफ जॉब के लिए। वेटिंग फॉर वर्क, अपने वर्क के इंतजार में। एज यू विल नो व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। अब देखिए ये भी एक समस्या। अब जहां पर लेबरों की तादाद बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना, जहां पर लेबर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बड़े मुश्किल होते हैं लेबर मिलना, और फिर उनको भी पता है कि इनको हमारे अलावा लेबर नहीं मिल सकते हैं, तो वो अपना जो मजदूरी है ज्यादा बोलते हैं और उनको मजबूर में देना भी पड़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं अगर इनको हम इतनी मजदूरी नहीं देंगे तो ये चले जाएंगे, तो वेक्स मजदूरी देना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हुआ जो अधिक से अधिक लोग जो हैं, जो शहरों में जाने लगे रोजगार के लिए, तो इसमें क्या हो गया, इनको जो वेक्स मिलता था, मजदूरी मिलती थी, वो बहुत कम हो गई। अब लोग ज्यादा हैं तो फिर वो पैसा भी कम देंगे कि ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये हो गया फिर लेसाल लो। सो इंडस्ट्रीज हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेक्स कॉस्ट। अब देख लीजिए, अतः जो उद्योगपति हैं इनको भी कोई समस्या नहीं हुई लेबर शॉर्टेज की, क्योंकि इनको तो बहुत बड़ी मात्रा में लेबर मिल गए, तो इनको लेबर की कोई भी शॉर्टेज नहीं हुआ, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में लेबर इनको मिल गया। और हाई वेक्स कॉस्ट, और अधिक वेक्स देने से ये अधिक ज्यादा मजदूरी मतलब देने के लिए भी ये बच गए। अब ज्यादा लेबर है तो मजदूरी कम देनी पड़ी, तो इसीलिए इनको फायदा हुआ। They did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. अब they did not want to introduce machines. अब इनको machines की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब जब लेबर इतनी ज्यादा मात्रा में मिल गए थे और वो अपने हाथों से काम कर रहे थे, तो इनको ज्यादा मशीन की आवश्यकता नहीं थी। ये जितना से जितना चाह रहे थे कि ये काम जो है हैंड लेबर द्वारा, माने ये जो मजदूर काम कर रहे हैं वो हाथों द्वारा इस काम को कर दे, तो उनको ज्यादा फिर मशीन की जरूरत इनको इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ा, ठीक है। ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इनको बहुत ज्यादा मतलब जैसे आपको पता है मशीन में बड़े बड़े मशीन होते हैं तो इसके दाम भी बहुत अधिक होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो अतः उससे भी ये बच गए, ठीक है ना। अपने बड़े बड़े मशीन को लगाने से उतने दाम से भी ये बच गए और ये मजदूरों से, ये हैंड लेबर से अपना काम करवाने लगे। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। अब देखिए कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं सीजनल, माने जैसे आपके मौसम के अकॉर्डिंग, सीजनल के अकॉर्डिंग उनको लेबर की जरूरत होती है। किस सीजन में कौन सा जो उत्पादन है वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, किस सीजन में कौन सा उत्पादन ज्यादा अच्छा होगा, तो उस सीजनल के अकॉर्डिंग इनको लेबर की जरूरत होती है, ठीक है। गैस वर्क्स and breweries were especially busy through the cold months. अब देखिए जैसे सीजनल कौन सा हुआ, गैस वर्क्स जो गैस का काम होता है, और ब्रेवरीज मीन्स शराब खाने, ठीक है, ब्रेवरीज मीन्स शराब खाने। इसमें स्पेशली बिजी होते हैं कब, कोल्ड मंथ में, माने जाड़े के समय में। अब गैस माने आपका जैसे एसी है और फ्रिज है, ये सब काम जो है कब हमको, फ्रिज तो आपकी गर्मी में होता है, लेकिन जैसे एसी वगैरह है और भी गैस से रिलेटेड कुछ काम है, ये सब हमारा जो है जाड़े के मंथ में ज्यादा मतलब इसकी जरूरत होती है। और किसकी, शराब खाने, ब्रेवरीज मीन्स शराब खाने, इसमें लोग ज्यादा जाते हैं। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। अतः उनको जरूरत होती है अधिक से अधिक लेबर की इन सब कामों को करने के लिए जाड़े के मौसम में, यानी सीजनल, ठीक है।
उसमें सीजनल लेबर्स, उसमें इनको ये लेबर्स की जरूरत होती है। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर द दिसंबर। अब देखिए बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स, ठीक है, जो बुक बाइंडर्स होते हैं और प्रिंटर्स का काम होता है, और कैटरिंग टू क्रिसमस, और क्रिसमस के समय ये सारे काम जो होता है जैसे कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, बाइंडिंग का काम करना, ठीक है, बुक बाइंडिंग का काम करना और क्रिसमस कार्ड बनाना, इन सब की जो जरूरत होती है और इसका काम किससे, ये हाथ द्वारा करवाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर, दिसंबर से पहले वो ये सब काम हैंड वर्क द्वारा करवाना चाहते हैं। एट द water round winter was the time that ships were repaired and spread up. In all such industries where production flouted with the season, industries usually perform the hand labor employing workers for the season. अब देखिए जैसे कि क्या होता है आपका, एट द वाटर रंट मीन्स बंदरगाहों में, विंटर वॉज द टाइम, जाड़े का समय था, जबकि शिप्स वर रिपेयर्ड, शिप जो होते हैं, जो समुद्र के बड़े बड़े जहाज होते हैं, इनको रिपेयर के लिए उसी समय ये काम उससे लिया जाता है, रिपेयर का काम होता है। एंड स्प्रेड अप, और उस ये जो क्या है उसी में इस काम को ये पूरा करते हैं, रिपेयर करते हैं और उसकी तोड़ फोड़ मरम्मत उसी समय करते हैं। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लुक्चुएटेड विद द सीजन, माने और सब इंडस्ट्री, जबकि और जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो घटता बढ़ता रहता था, ठीक है ना। एंड फ्लुक्चुएटेड माने फ्लुक्चुएटेड मींस जो घटता बढ़ता रहता था, ठीक है, विद द सीजन, सीजन के अनुसार। इंडस्ट्रीज एज वेली प्रीफर्ड हैंड लेबर, तब इंडस्ट्री क्या चाहते थे कि उनको हैंड लेबर मिल जाए, एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन, और ऐसे इसी सीजन में, जिस सीजन में वो ये काम करवाना चाहते थे, उसमें ऐसे लेबर उनको मिल जाए। तो ये किसमें है, प्रेफरेंस फॉर द हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे सीजनल में हो गया, और सीजन के अकॉर्डिंग जो काम ज्यादा उस समय चलता है, उस समय ये काम किससे करवाना चाहते थे, ये मशीन की बचत करना चाहते थे, मशीन की बचत हो और हैंड लेबर द्वारा ये काम जो है अधिक से अधिक मात्रा में हो और सही ढंग से हो, ये चाहते थे। अब सेकंड पॉइंट है लाइफ ऑफ द वर्कर्स। अब देखिए वर्कर्स हैं, इनके जीवन क्या है, इनका जिंदगी माने जीने का ढंग क्या है, कैसे ये जीवन बिताते हैं। ये तो दिन रात बस इनको तो पैसे की जरूरत होती है अपने परिवार को पालने के लिए, इसलिए आपने देखा है कि अभी आपने ये समय देखा है, बेटा मैं आपको हमेशा पढ़ाती हूँ तो कुछ ना कुछ हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि आप उसको और अच्छे से समझ जाइए। अब इसी लेबर्स का देखिए, जब इस लॉकडाउन का समय हुआ, तो इस लॉकडाउन के समय में आपने देखा कि कितने संख्या, लाखों की संख्या में जो है वर्कर्स जो है अपनी जगह से कहाँ कहाँ वो गए, ठीक है ना, अपना गांव, अपना शहर सब छोड़कर ये कहाँ कहाँ काम करने के लिए गए, सिर्फ क्या, अपने परिवार को पालने के लिए, कि जहाँ पे उनको काम नहीं उधर हो रहा तो वो दूसरे शहरों में गए, दूसरी जगह में गए, ठीक है ना। अब उसी में देखिए हम अंदाजा लगा सकते हैं, और आप सबने भी देखा होगा कि लॉकडाउन के समय वो लेबर जिसको काम जब उनको नहीं मिल रहा था तो वो कितने दिक्कत में आ गए थे, कितने परेशानी में आ गए थे, और फिर वो तब क्या चाह रहे थे कि अपने अपने घर, अपने अपने गांव लौट जाए। क्यों? क्योंकि वहां रहकर जब उनका कोई जरिया ही नहीं था, कोई काम करने का जरिया नहीं था, पैसा नहीं था, तो अपने घर को भी क्या भेजे, क्या करें, तो वो ये चाहते थे कि अपने गांव चले जाएं, अपने घर चले जाएं, तो वहां कुछ भी काम ऐसा करें कि ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके, इसलिए वो जाना चाहते थे। तो आप देख रहे हो कि किस तरह वर्कर्स जो है एक जगह दूसरे जगह जाकर अपने
जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए कितनी परेशानियां झेलते हैं। अब देखिए, ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विथ हैंड लेबर। अब एक रेंज में मतलब इतने उसमें ये काम होना चाहिए, तो ये संभव हो सकता है खाली हैंड लेबर के द्वारा, ठीक है ना। जो अच्छे क्वालिटी का और अच्छा काम हो, इसके लिए हैंड लेबर ही इसको, जो हाथ से काम करते हैं वर्कर, वो इसको कर सकते हैं। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्ड्स गुड्स फॉर ए मास मार्केट। अब देखिए, मशीन खाली क्या कर सकता है, प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स माने ये तो काफी बड़ी मात्रा में होता है। अब एक जगह तो नहीं, कई जगहों, कई फैक्ट्रियां, कई स्कूल, कई जगह यूनिफॉर्म्स अपना जरूरत होता है, तो उसके लिए ये क्या होता है, मशीन की जरूरत होती है। तब हैंड लेबर से काम नहीं हो सकता है। और स्टैंडर्ड चीजें माने बहुत अच्छी स्टैंडर्ड वस्तु, इसको भी बनाने के लिए इनको मशीन की आवश्यकता होती है। But the demand in the market was often for goods with the intricate design. Intricate design माने बहुत ही बारीक काम, ठीक है, बहुत ही बारीक काम जिसमें हो। आप देखोगे कई काम जैसे होते हैं, जिसको बाटिक सिल्क एक बोलते हैं, तो काथा सिल्क एक होता है, बाटिक सिल्क, काथा सिल्क, ये जो होता है बेटा हाथ द्वारा ही किया जाता है, बहुत ही महीन बारीक काम होता है, समझ गए। ऐसे कालीन है, कई चीजें हैं जो हाथ द्वारा ही इसको किया जाता है, हाथ से ही ये काम किया जाता है। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं कि बट द डिमांड इन द मार्केट, मार्केट में इनकी डिमांड होती है, जो बहुत ही बारीक डिजाइन वाले काम होते हैं। एंड स्पेसिफिक शेप, और जिसके खास आकार, स्पेसिफिक शेप माने जिसके खास आकार हो, इनकी मांग होती है। इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टेंस 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा कि 500 वेराइटीज, किसमें, 19th सेंचुरी ब्रिटेन, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में 500 प्रकार के क्या तैयार किए गए, हैमर्स, हैमर्स माने हथौड़े, एंड वर प्रोड्यूस एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस, एक्सेस माने कुल्हाड़ियां, समझ लीजिए 500 प्रकार के हैमर्स, हथौड़े और 45 प्रकार के कुल्हाड़ियां यहाँ तैयार की गई। These requires human skill, not mechanical technology। और ये क्या है आपका ह्यूमन, एक मनुष्य का जो बुद्धि का काम है उससे लिया गया, एक बुद्धि का काम उससे लिया गया कि किस तरह से इनका मतलब वहां से काम करके हैंड वर्कर से द्वारा इनको करके, और बारीक कामों की ज्यादा मांग होती थी मार्केट में, इसलिए उससे ये किया गया। अब आइए यहाँ से देखते हैं, फिर हम लाइफ ऑफ द वर्कर्स का देखते हैं। ये तो आपका इतना ये हो गया प्रेफरेंस फॉर द हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ये अभी तक मैंने आपको बताया जितना प्रेफरेंस फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हम आपको बता रहे थे लाइफ ऑफ द वर्कर्स, तो कुछ मैंने लाइफ ऑफ द वर्कर्स के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल भी आपको दे चुके हैं, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इनके जीवन का थोड़ा और घटना हम आपको बुक द्वारा भी समझा रहे हैं कि किस तरह से इनका देखिए बता रहे हैं। द एबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स, है ना। अधिकतर लेबर जो हैं वो किससे अफेक्टेड होते हैं, मार्केट से, बाजार से, कि कैसे उनका भाव वहां पे किस तरह से उनका मूल तोला जाता है। एज न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब्स ट्रेवल टू द कंट्री साइड, हंड्रेड्स ट्रैम्प्ड टू द सिटीज, माने क्या होता है कि अधिक से अधिक जो नए जॉब्स होते हैं पाने के लिए
ये कहाँ चले जाते हैं? कंट्री साइड, गांव की तरफ, जहां इनको पॉसिबल होता है। 100 ट्रैम्प्ड टू सिटीज, बड़ी तादाद में ये शहरों से, ठीक है। The actual possibility of getting a job demanded on existing network of the friendship and the kin relation। अब देखिए, कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि आपसी दोस्ती या फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, जैसे आपका माने रिश्तेदारी के द्वारा भी आपको जॉब मिल सकता है। कहीं कोई काम करता है उसका रिश्तेदार, तो वो आपके लिए सिफारिश करेगा आपको काम दिलाने के लिए। कोई आपका दोस्त होगा तो वो आपको काम दिलाने के लिए सिफारिश करेगा। तो इस तरह से ये काम जो है उसको फिर आसानी से मिल जाता है। इफ यू हैड ए रिलेटिव और ए फ्रेंड इन ए फैक्ट्री, यू वर मोर लाइकली टू गेट ए जॉब क्विकली, है ना। यदि आपके फैक्ट्री में कोई आपका रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है, तो आपको काम जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि भाई वो बहुत दिन से वहाँ काम कर रहा, सब उसको जानते हैं, तो उसके कहने पर वो काम उसको जल्दी मिल जाएगा। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन, लेकिन बेटा सभी का तो ये सोशल कनेक्शन नहीं रहता है, सामाजिक कांटेक्ट सबके साथ तो नहीं रहता है। तो मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स, स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिज और इन नाइट शेल्टर्स। अब देखिए, सभी को तुरंत काम नहीं मिलता, वो आते हैं, फिर काम की प्रतीक्षा में वो कई रात कई दिन बेचारों के पास घर बार नहीं होता, तो पुल के नीचे या सड़क के किनारे कहीं भी या पार्क में कहीं जगह होता वहीं सोते हैं और वहीं रहते हैं। किसके लिए? काम के इंतजार में कि कहीं जगह हो, कुछ हो। कुछ लोग कहते भाई 2-3 दिन वेट करो तुम्हें काम मिलेगा, तो उसकी वजह से वो वहां पर वेट करते हैं कि वेट करें काम मिलेगा, ठीक है। तो उसके नीचे ही अपना रात गुजारते हैं। Others went to the casual wards maintained by the poor law authorities। इस तरह से कुछ लोग तो जो है काम के उसमें मिलता है तो वही वेट करते हैं, और कुछ को उम्मीद नहीं रहती है तो वो बेचारे वापस लौट जाते हैं। Seasonally of work in the many industries mean prolonged periods without work. After the busy season was over, the poor were on the streets again. Some returned to the countryside after the winter, when the demand for the labor in the rural areas opened up in places, but most looked for odd jobs, which till the mid-19th century were difficult to find। अब देखिए, सीजनली आपको बताए थे कई काम ऐसे होते हैं, सीजनली होते हैं तो वो बेचारे बेकार हो जाते हैं, उनके पास फिर काम नहीं रहता, तो वो कहाँ लौट जाते हैं फिर से? या तो सड़क पर आ जाते हैं या तो वो फिर अपने घर पर लौट जाते हैं, घर चले जाते हैं। When the demand for the labor in the rural areas open up in place, और फिर उनकी डिमांड कहाँ होती है? रूरल एरिया में। फिर उनको कुछ उनकी मांग होती है, वहां पर जाते हैं, फिर वहां पे अपना काम करते हैं। बट मोस्ट लुक्ड फॉर द ऑड जॉब, लेकिन कुछ ऐसा देखा गया है कि जब सीजनल काम होता है उनका वो काम नहीं चलता है तो वो दूसरा काम करने में लग जाते हैं। जैसे कोई दुकान में चले गए, दुकान का काम कर लिया, या बैठे बैठे घर में ही कोई कुटीर उद्योग जैसे छोटे मोटे काम कर लिए, तो बैठे नहीं रहते बल्कि कुछ ना कुछ काम वो करते रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। Which till the mid-19th century were difficult to find, जो कि हमको 19th सेंचुरी में ऐसी कठिनाई जो है बड़ी मुश्किल से ये हम देख पाते हैं कि लोगों को काम जो है बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो वर्कर्स है उसका जीवन भी कैसे है कठिनाइयों से गुजरता है, और काम के लिए ये कैसे कैसे इनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है ना। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि काम के तलाश में लेबर कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ अपने काम को करते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका हुआ, अब इसके आगे हम आपको फिर समझाएंगे।